मनुष्य में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। उन अंग तंत्रों में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र के साथ साथ एक और विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। यह विशिष्ट तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है। प्रत्येक अंग तंत्र की संरचना में दो मुख्य भाग आते हैं। एक भाग के अंतर्गत उस अंग तंत्र के निर्माण में भाग लेने वाले अंग रखे जाते हैं, जबकि दूसरे भाग के अंतर्गत उन अंगों की क्रियाविधि, कार्यविधि, फिजियोलॉजी रखी जाती है। उसी तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र के भी दो मुख्य अवयव होते हैं। एक अवयव वे अंग होते हैं जो इस परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, और दूसरे वे फेस होते हैं जिसके अंतर्गत ये अंग परस्पर एक दूसरे के द्वारा इसकी क्रिया को संपन्न करते हैं। तो दो भाग हो जाते हैं रक्त या रुधिर परिसंचरण तंत्र का, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम का। एक तो वे अंग हो गए जो इस अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और दूसरे इनकी क्रियाविधि हो गई फिजियोलॉजी। तो अंगों के अंतर्गत तीन मुख्य भाग आते हैं। अंगों के अंतर्गत तीन मुख्य भाग आते हैं। एक भाग जो है वो हृदय कहलाता है। एक भाग हृदय यानी हार्ट। दूसरा भाग जो है रुधिर कहलाता है। यानी ब्लड। और तीसरा भाग जो है रुधिर नलिका कहलाती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ये तीन मुख्य भाग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीन मुख्य भाग आते हैं। एक हृदय हार्ट, दूसरा रुधिर ब्लड, और तीसरा रुधिर नलिकाएं या वाहिकाएं या वाहिनियां जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। आज हम इसमें रुधिर वाहिनियों के डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। रुधिर वाहिनी या रुधिर नलिका, ब्लड वेसल्स का डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। मानव में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बंद प्रकार का, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये मनुष्यों में पाया जाता है। तो बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हृदय से रक्त के निकलने के बाद रक्त विभिन्न नलिकाओं में प्रवाहित होता है। फिर ये नलिकाएं शरीर के विभिन्न भागों को रक्त को संचारित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अंतरंग हैं वे अंतरंग रक्त में डूबे हुए नहीं होते। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से जो अंतरंग है वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं, डायरेक्ट उनके संपर्क में रहते हैं। लेकिन जो क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम होता है, जो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसमें रक्त का परिवहन या रक्त का संचरण नलिकाओं में होता है, जिसके कारण अंतरंग रक्त में डूबे नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि हृदय
हृदय से रक्त जो है रक्त नलिकाओं में जाएगा। इस रक्त नलिका को हम एक नाम देंगे धमनी, आर्टरी। फिर उसके बाद ये रुधिर केशिकाओं में जाएगा, रुधिर केशिका। फिर यानी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बाद ये शिराओं में जाएगा, वीन्स में, और फिर शिरा के बाद जो है वो हृदय में वापस लौटेगा। तो जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मुख्य बात यह है कि जो हमारा ब्लड है वो नलिकाओं में प्रवाहित होता है। वो हृदय के बाद बड़े बड़े साइनसेस में ना आ करके, हीमोलिम्फ में ना आ करके, हीमोसील में ना आ करके वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, रुधिर नलिकाओं में जाएगा, और फिर विभिन्न प्रकार की रुधिर नलिकाओं से होकर के हृदय में आएगा। तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और बात देखने में मिल रही है कि रुधिर यानी ब्लड हृदय में 2 बार आता है। एक बार अब वो रक्त को नलिकाओं में देता है, फिर नलिकाओं से रक्त हृदय में आता है, और फिर हृदय से पुनः नलिकाओं में जाता है। ये नलिकाएं फिर विभिन्न अंगों को रक्त प्रदान करती है। तो इस तरह से क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप होता है हृदय से और पुनः रक्त नलिकाओं में जाता है, और फिर रक्त नलिकाएं हमारे विभिन्न अंगों को रक्त प्रदान करती हैं। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर नलिकाएं पाई जाती हैं। एक रुधिर नलिका जो है आर्टरी कहलाती है, इसको हिंदी में धमनी कहते हैं। दूसरे प्रकार की रुधिर नलिका वीन कहलाती है, इसको हिंदी में शिरा कहते हैं। वो तीसरे प्रकार की जो रुधिर नलिका है वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनको हम हिंदी में रुधिर केशिका कहते हैं। रुधिर केशिका कहते हैं। ये 3 प्रकार की हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये 3 प्रकार की नलिकाएं आती हैं। एक धमनी यानी आर्टरीज, दूसरा शिराएं, वीन्स, और तीसरा ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर केशिकाएं। ये 3 प्रकार की है। अब इन 3 प्रकार की रुधिर नलिकाओं में जो धमनी है, इस धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर का मतलब होता है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। इसीलिए इसको ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में एक धमनी ऐसी भी है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है, और वो धमनी है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ये एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त की जगह अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इस तरह से जो धमनियां हैं हमारे शरीर के
भीतरी भाग में पाई जाती है। धमनी शरीर के भीतरी भाग में पाई जाती है। भीतरी भागों में ये और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इनको धमनिका या आर्टेरियोल्स कहते हैं। इनको धमनिका या आर्टेरियोल्स कहते हैं। फिर ये आगे चल करके ब्लड कैपिलरीज में मिल जाती है। तो धमनी में रक्त हृदय से आता है। धमनी में रक्त जो है हृदय से आता है, इसलिए दबाव के साथ रक्त प्रवाहित होता है। दबाव के साथ रक्त प्रवाह होता है। दबाव के साथ रक्त प्रवाह होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रक्त दाब होता है वो उच्च होता है, उच्च रक्तदाब होता है। और उच्च रक्तदाब होने का मतलब ये हुआ कि ये केवल एक ही दिशा में लगातार प्रवाहित होगा, दूसरी दिशा में इसके प्रवाह की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की जो ब्लड वेसल है, यानी रुधिर वाहिनी है, उसमें कपाट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें कपाट जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, वाल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। चूँकि इसमें ब्लड पूरे फोर्स के साथ प्रवाहित हो रहा है, पूरे प्रेशर के साथ बह रहा है, इसलिए उल्टी दिशा में इसके प्रवाहित होने की कोई संभावना नहीं होती, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसीलिए इसमें कपाट या वाल्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरी में वाल्व्स जो होते हैं नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें चूँकि दबाव के साथ रक्त का संचार है, दबाव के साथ रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो दीवार होगी वो बहुत अधिक पेशी युक्त होनी चाहिए। दीवार जो है पेशी युक्त होती है, बहुत अधिक पेशी युक्त होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका सेक्शन लें, इसका धमनी का, तो हमको सेक्शन में तीन अस्पष्ट लेयर हमको दिखाई दे देती है। एक जो सबसे बाहरी स्तर हमको दिखाई देती है, ये बाहरी स्तर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये अस्तर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये सबसे बाहरी लेयर होती है। उसके बाद की जो लेयर है वो ट्यूनिका मीडिया कहलाती है। उसके बाद की जो लेयर है वो ट्यूनिका
मीडिया कहलाती है। ये इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है। इलास्टिक टिश्यूज, इनको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। इनको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। आज जो तीसरी अस्तर होती है, ये सबसे अंदर की जो अस्तर है, ये सबसे भीतरी अस्तर, ये ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। ये ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। ये इस ट्यूनिका इंटरना में अंदर की ओर दो लेयर मिलती है। ट्यूनिका इंटरना में अंदर की ओर दो लेयर होती है। ठीक है, अंदर की ओर दो लेयर होती है। इन दो लेयर में जो आउटर लेयर है, वो इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है। इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है। और जो अंदर की लेयर होती है, ये फ्लैटेंड एपिथेलियम की बनी होती है। फ्लैटेंड ये फ्लैटेंड एपिथेलियम की बनी होती है। इनको एंडोथीलियम कहते हैं। इनको एंडोथीलियम कहा जाता है। एंडोथीलियम, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की ओर जो ये कैविटी बनेगी, ल्यूमन बनेगी, ये बहुत अधिक चौड़ी नहीं होगी। तो ये ल्यूमन होती है नैरो ल्यूमन। ठीक है, ये सक्रिय गुहा है जो बहुत अधिक पेशी युक्त होने के कारण ये बनती है। तो इस तरह से अगर हम धमनी का टीएस लें तो इस टीएस में हमको तीन स्पष्ट लेयर मिलेंगी। एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये सबसे बाहरी लेयर होती है, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद में जो लेयर आती है वो ट्यूनिका मीडिया की होती है। ये ट्यूनिका मीडिया भी इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। इस ट्यूनिका इंटरना में अंदर की ओर दो अस्तर मिलते हैं। जो बाहरी अस्तर होता है वो इलास्टिक टिश्यूज के बने होते हैं, और जो अंदर की ओर अस्तर होता है वो फ्लैटेंड एपिथेलियम, चपटी एपिथेलियम का बना होता है। इसको एंडोथीलियम कहते हैं। इस तरह से इसका जो ल्यूमन होता है वो बहुत सकरा होता है। तो जब इस सकरे ल्यूमन में रक्त प्रेशर के साथ प्रवाहित होगा तो उसकी उल्टी दिशा में बहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब जब उल्टी दिशा में बहने का कोई प्रश्न नहीं है तो इसी कारण आर्टरीज में यानी धमनी में कपाट यानी वाल्व नहीं पाए जाते। और हमारा प्रश्न यहाँ बनता है कि मानव रक्त परिवहन तंत्र में जो तीन प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है
उनमें आर्टरीज में यानी धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, इसका क्या कारण है? ठीक है। और धमनी बहुत अधिक पेशी युक्त होती है, इसका क्या कारण है? तो चूंकि इसमें रक्त जो है प्रेशर के साथ, बहुत अधिक दबाव के साथ बहता है, इसलिए इसकी दीवार की बहुत अधिक पेशी युक्त होती है और इसमें वाल्व यानी कपाट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हुआ आर्टरीज। फिर दूसरा नंबर वीन, इसको शिरा कहते हैं। शिरा जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अग्र और पश्च भाग से जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन रहित जो रक्त है, उसको कलेक्ट करता है और फिर हार्ट में ले जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रवाहित होता है। ये दो शिराओं, दो महाशिराओं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा शरीर के अग्र और पश्च भाग से अशुद्ध रक्त हृदय में ले जाती है। फिर हृदय से ये शुद्ध रक्त जो है फिर अशुद्ध रक्त फेफड़ों में यानी लंग्स में प्रवाहित होते हैं। फिर वहाँ इनको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, फिर ये वापस आते हैं। तो शिराओं में, हमारे शरीर में जितनी शिराएँ हैं उन सब में अशुद्ध रक्त यानी नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन केवल एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो है पल्मोनरी वीन यानी फुफ्फुस। फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। ये ऐसी है शिरा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है संचरित होता है। तो हमारे शरीर में दो धमनियाँ मुख्य रूप से अब तक दिखाई दी, एक धमनी और एक शिरा। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि शिराएँ जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर ले जाती हैं। धमनियों में जो रक्त संचरित होता है, प्रवाहित होता है, वो शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, इसलिए वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाते हैं। शिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। केवल एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है। और केवल एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो पल्मोनरी वीन यानी फुफ्फुस शिरा कहलाता है। धमनी में रक्त दबाव के साथ प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में ऐसा नहीं होता। तो जब शिराओं में ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो 3 लेयर मिल रहा है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, वो तीनों इसमें भी मिलेंगे, शिराओं में भी। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ये तीनों मिलेंगे, लेकिन इसमें जो ल्यूमेन होगी वो ब्रॉड होगी, ब्रॉड ल्यूमेन होगी। रक्त बहाव के साथ नहीं प्रवाहित होगा, इसलिए वाल्व जो है कपाट पाए जाएंगे। तो हमारे जो वीन और आर्टरी में कंपैरिजन वो हुआ, वो ये हुआ कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू की इलास्टिसिटी होगी, जो पेशियों की संरचना होगी, वो धमनियों में अधिक होगी,
इसमें शिराओं में उसकी तुलना में कम होगी। ठीक है। फिर यहाँ जो हमारा ट्यूनिका इंटरना है वो अपेक्षाकृत शिराओं में पतला होगा, लेकिन यहाँ ये डेंस होगा धमनियों में। इसकी वजह से धमनी में जो ल्यूमेन होंगे वो नैरो होंगे, लेकिन शिराओं में जो ल्यूमेन होंगे वो नैरो के स्थान पर ब्रॉड होंगे। धमनी में रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है, इसलिए उसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, वाल्व एब्सेंट होते हैं। शिराओं में रुधिर कम दाब के साथ प्रवाहित होता है, यहाँ बीपी जो लो होता है, इसीलिए इसमें वाल्व की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि रुधिर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रुक जाते हैं। अब ये कैपिलरीज क्या हैं, है ना, कैपिलरीज, इसको समझेंगे कि कैपिलरीज का क्या मामला बनता है। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज में आप यूं देखिए, ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल से ये महीन रक्त नलिकाओं का जाल निकल रहा है। और एक ब्लड कैपिलरी, एक ब्लड वेसल ये है। इससे भी रुधिर केशिकाओं का ये जाल निकल रहा है। इन दोनों से ये रुधिर केशिकाओं का, रुधिर नलिकाओं का ये जाल निकल रहा। ये ठीक है। ये जो रक्त नलिका है ये धमनी है। तो धमनी का मतलब ये हुआ कि ये ब्लड जो है ये फ्रॉम हार्ट आ रहा है। ठीक है। और फिर ये आर्टेरियल है धमनी का, आर्टेरियल ये धमनी का है। फिर ये जो हमारे ब्लड वेसल है ये वीन है, और ये हो गई शीरका यानी वेन्यूल। इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो धमनियों की विपरीत दिशा में यानी टू हार्ट है। ठीक है।
तो अब ये जो दूरस्थ सिरे हैं दोनों के, वीन के और आर्टरी के जो दूरस्थ सिरे हैं, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ये हमारी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, कोशिकाएं हैं। तो धमनी में यानी आर्टरी में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस रक्त से दो पदार्थ इन कोशिकाओं को मिल रहे हैं। उस रक्त से दो पदार्थ, एक तो ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पौष्टिक पदार्थ या पौष्टिक तत्व। ये हमारे कोशिकाओं को मिल रहा है। और इस तरह से यहाँ जो रुधिर केशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाओं में जो वर्ज्य पदार्थ बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनको मिल रहे हैं। तो फिर रक्त जो है हमारा संचरण इस दिशा में जा रहा है। ये ब्लड सर्कुलेशन का डायरेक्शन है। ये रक्त संचरण की दिशा है। तो इस तरह से यह रक्त फिर इस वेन्यूल में आता है, फिर वेन्यूल से वीन में, और वीन के थ्रू ये फिर हमारे हृदय को प्राप्त हो जाता है। तो इस धमनी में, आर्टरी में और वीन में जो पारस्परिक संबंध है, वो यहाँ इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। तो ब्लड कैपिलरीज वे महीन रक्त नलिकाओं का जाल है जो धमनिकाएं यानी आर्टेरियोल्स से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारे सेल्स को प्रदान करती हैं, और फिर हमारे सेल्स में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वेन्यूल में भेज देते हैं। फिर वेन्यूल से ये फिर वीन्स में होते हुए हमारे हार्ट को जाती है। फिर हार्ट से ये फिर पंप हो करके हमारे लंग्स में जाती है, जहाँ हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, और प्योरिफिकेशन होने के बाद प्योर ब्लड जो है वापस हमको फिर हार्ट में मिलता है, फिर हार्ट से फिर धमनियों में जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है वो बंद प्रकार का यानी बंद नलिकाओं में हुआ। तो ये ऑल अबाउट हुआ हमारे ब्लड वेसल्स का, यानी रक्त नलिकाओं का। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं मिल रही हैं, एक धमनी, दूसरी शिरा, तीसरा रक्त केशिका। धमनी क्या है, शिरा क्या है, रक्त केशिकाएं क्या है, ये सब आपने समझा। तो प्रश्न हमारा बनता है, धमनी किसे कहते हैं? ये पहला प्रश्न बनता है, धमनी क्या है? दूसरा प्रश्न बनता है, शिराएं क्या है? शिराएं क्या है? तीसरा प्रश्न बनता है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? फिर कपाट किस में पाए जाते हैं? कपाट किस में पाए जाते हैं और क्यों? और क्यों? कपाट किस में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये मुख्य प्रश्न बने हमारे आज के इस ब्लड वेसल्स पर। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।